हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी बेस्ड जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ईवीएस का उसमें हम 20 दिसंबर 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। कि अगर जैसे ठोस पदार्थ हैं, अगर आप उनका निस्तारण करते हैं तो इसमें से कौन सी विधि है जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। पहला ऑप्शन है हमारा भूमि की भराई, दूसरा ऑप्शन है कंपोस्ट, तीसरा ऑप्शन है कृमियों से खाद बनाना, चौथा ऑप्शन है भस्म करना। भूमि की भराई मतलब अगर आप खेतों में पानी डालते हैं तो उससे तो किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। उसके बाद है कंपोस्ट, खाद से भी किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। कृमियों से खाद बनाना, अगर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से अगर आप खाद बना रहे हैं तो उससे भी जो है वायु प्रदूषण नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को जला रहे हैं तो उससे क्या होगा, वायु में प्रदूषण फैलता है। तो हमारा ऑप्शन कौन से हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह स्थान जो कि दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में का कारण होगा। इसका अर्थ क्या है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बाढ़ आती है, हमेशा बाढ़ आती रहती है, हर साल बाढ़ आ जाती है, तो वहाँ के स्थानीय लोग क्या करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पुनर्वास, दूसरा ऑप्शन है स्थानांतरण, तीसरा ऑप्शन है देश प्रत्यावर्तन, चौथा ऑप्शन है पुनः स्थापन। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत लंबे समय तक बाढ़ रहती है, बहुत ज़्यादा वो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र रहता है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे वहाँ से पलायन करने लगते हैं, मतलब वहाँ से जाने लगते हैं, तो स्थानांतरण करने लगते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टैपियोका का दूसरा नाम है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है टैपियोका जो केरल में बहुत खाया जाता है उसका दूसरा नाम क्या है। तो टैपियोका का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन है हमारा मूली, दूसरा ऑप्शन है कप्पा, तीसरा ऑप्शन है अदरक, चौथा ऑप्शन है शकरकंदी। तो टैपियोका को क्या कहते हैं, टैपियोका को हम कई नामों से जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक नाम तो है कि टैपियोका को क्या कहते हैं, कसावा भी कहते हैं। तो ये सब याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी कसावा भी पूछ लेता है, कसावा बोलते हैं। ये साबूदाना आप लोग सभी जानते होंगे, साबूदाना जो व्रत में बहुत खाया जाता है, साबूदाने की खिचड़ी बनाई जाती है, तो साबूदाना का ये पौधा होता है, इसी से जो है वो साबूदाना बनाया जाता है, साबूदाना बोलते हैं, साबूदाना। और मलयालम भाषा में इसको टैपियोका को क्या बोलते हैं, मलयालम में इसको बोलते हैं, मलयालम में इसको बोलते हैं कप्पा। मलयालम में इसको क्या बोलते हैं, कप्पा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है। कि हांगकांग के लोग जो है वो कौन सा भोजन खाते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सोम जैन, दूसरा ऑप्शन है लिंग हु फेन, तीसरा ऑप्शन है मापू टोपू फू, या चौथा ऑप्शन है सुशी। तो हांगकांग के लोग क्या खाते हैं, लिंग हु फेन। ये क्या होती है, ये एक एक प्रकार के सांप की डिश होती है जिसको हांगकांग के लोग खाना पसंद करते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। मतलब किस प्रकार की पक्षी की चोंच रहेगी तो वो क्या करेंगे, मीट को काटेंगे और उसको खाएंगे। पहला ऑप्शन है हमारा तिकोने आकार की चोंच, दूसरा ऑप्शन है सीधी और पतली चोंच, तीसरा ऑप्शन है हुक जैसी चोंच, और चौथा ऑप्शन है लंबी पतली सुई जैसी चोंच। तो किस तरह की चोंच होगी, तो क्या है, लोग वो जो पक्षी है वो मांस को फाड़ने में आसानी होगी। तिकोने आकार की जो चोंच होती है वो किस काम आती है, जैसे कठफोड़वा की जो चोंच होती है उसको क्या करते हैं, वो लोग खोदते हैं किसी चीज को, तो वो खोदने काम आती है।
सीधी और पतली चोंच जो होती है, जैसे सीधी जो पतली चोंच होती है वो किसकी होती है? जैसे जो लोग पानी में कीचड़ जैसे उठा के खा जाते हैं, जैसे बत्तख होता है, और एक और कोई होता है ना, जो पानी में क्या करते हैं वो लोग ऊपर से ही देखते रहेंगे, चलते रहेंगे और कीड़े को उठा के मुंह में खा जाते हैं। तो इन लोगों की चोंच क्या होती है? सीधी और पतली होती है। हुक जैसी चोंच ये क्या हुक की तरह रहती है, तो ये एक तरह से ऐसे हुक की तरह रहेगी, तो इससे क्या होगा? मांस को काटने में उनको मदद मिलती है, हुक के आकार की रहती है। तो मांस को काटने और खाने के लिए कौन सी चोंच अच्छी होती है? हुक जैसी जो चोंच होती है वो। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? कोई अध्यापिका है, वो कक्षा 4 के बच्चों को पढ़ा रही हैं, वो उनको बताना है कि उनको जो नाश्ता जो है बहुत जल्दी बन जाए। तो इसमें से कौन सा है जो कि नाश्ता बहुत जल्दी बन जाएगा? पहला ऑप्शन है अंडे की सैंडविच, दूसरा ऑप्शन है कस्टर्ड, तीसरा ऑप्शन है डोसा, चौथा ऑप्शन है भेलपूरी। तो अंडे की सैंडविच बनने में भी टाइम लगता है, कस्टर्ड भी बनने में टाइम, डोसा तो आप लोग जानते हैं एक दिन पहले से उसके लिए दाल भिगोनी पड़ती है, लेकिन भेलपूरी जो है, जो कि लाई से मुरमुरे जिसे कहते हैं, भेलपूरी क्या है? वो बहुत जल्दी बनने वाला एक प्रकार का नाश्ता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है? आपको बताना है कि पट्टचित्र कला जो है वो किस राज्य में बहुत प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो पट्टचित्र कला क्या है? ये उड़ीसा की एक चित्रकारी है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। आप लोग को सब लोग को पता है कि विटामिन सी क्या करता है कि हमारे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हमारी जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। तो उस समय जब महामारी थी तो लोगों ने क्या कहा कि डॉक्टरों ने कहा कि विटामिन सी से भरपूर आप भोजन करिए। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ग्रुप है जो विटामिन सी की प्रचुर मात्रा जिसमें पाई जाती है। पहला ऑप्शन है हमारा ब्रोकली, सोयाबीन, काली मिर्च, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन, तीसरा ऑप्शन है दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू, चौथा ऑप्शन है ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, नींबू। तो नॉर्मली क्या होता है, जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ब्रोकली में विटामिन सी पाया जाता है, सोयाबीन में नहीं पाया जाता, काली मिर्च में भी पाया जाता है, स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है, संतरा में भी पाया जाता है, लेकिन सोयाबीन में जो विटामिन सी नहीं पाया जाता, दूध में नहीं पाया जाता, स्ट्रॉबेरी और नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। तो चौथा क्या है? ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू, इन तीनों में क्या होता है? विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? मतलब किस राज्य में झूम की खेती होती है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है मिजोरम, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। तो झूम की खेती किस राज्य में होती है? झूम की खेती होती है मिजोरम में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व है। मतलब आपको बताना है दक्षिण भारत में कौन से ऐसे पर्व है जो जब फसल कटती है तब मनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है पोंगल, उगादी, बिहू और लोहड़ी। दूसरा ऑप्शन है ओणम, पोंगल, बिहू और लोहड़ी। तीसरा ऑप्शन है ओणम, पोंगल, उगादी और विशु। चौथा ऑप्शन है ओणम, बिहू, उगादी और विशु। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर 3। ओणम भी जो क्या होता है, फसल कटने में मनाया जाता है, पोंगल भी, उगादी भी और विशु भी। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है जो कि बनाती है। मतलब वर्ली जनजाति एक है जो नॉर्मली जगह है महाराष्ट्र और इधर के क्षेत्रों में पाई जाती है। वो क्या करती है? वर्ली आर्ट एक बनाती है।
तो वो किससे बनाती है आपको ये बताना है। तो वर्ली आर्ट क्या होता है कि जैसे जो कच्चे घर होते हैं तो उसमें क्या करते हैं लोग, पहले उसको गोबर से उसको लीप देते हैं, फिर मिट्टी से उसकी आकृति को बनाते हैं। तो क्या होता है, पहला ऑप्शन है हमारा घास और पत्थरों से, दूसरा ऑप्शन है बांस और पत्थरों से, तीसरा ऑप्शन है गाय के गोबर और मिट्टी से, चौथा ऑप्शन है मिट्टी और पत्थरों से। तो वर्ली जनजाति जो वर्ली आर्ट बनाती है वो किससे बनाती है, गाय के गोबर और मिट्टी से। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से भारत से राज्यों का जो समूह है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। हमारा पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड। तो हम सभी को पता है कि हमारे देश भारत से कुल 8 राज्यों से होके जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। तो आप लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा फिर झार। तो मी से हो गया मिजोरम, मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, राजस्थान, और ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, छ से क्या हो गया छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। तो इन 8 राज्यों से क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे तो आपको हमेशा, क्योंकि अभी दूसरे 3 राज्यों को दिया है, बाद में हो सकता है दूसरे 3 राज्यों को देगा, तो आप लोग ये हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ से तो जाता है लेकिन उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से नहीं। दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। तो क्या है, ये ऑप्शन हमारा सही है कि छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इसमें देख लीजिए जैसे कर्क रेखा कैसे गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, बहुत मोटा है, ये ऐसे गुजरती है एकदम बीचों बीच लगभग और नीचे से वो थोड़ा सा राजस्थान को बहुत थोड़ा सा टच करती है, राजस्थान को बहुत थोड़ा सा टच करती है, फिर उसी तरह थोड़ा सा झारखंड को टच करती है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम ऐसे जाती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजय भोपाल में है और उसे गंगटोक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहां पर अजय है वहां से गंगटोक और पुडुचेरी की क्या स्थिति है। आपसे मान लीजिए पूछ रहा है कि अजय जो है वो कहाँ रहता है, भोपाल में। अब उसको एक गंगटोक में और एक पुडुचेरी में सम्मेलन में उपस्थित होना है। तो आपको बताना है कि जहाँ पे अजय है यानी कि भोपाल से गंगटोक की और पुडुचेरी की दिशा क्या होगी। तो क्या ऑप्शन दिया हमारा, पहले हम इस मैप्स की सहायता से देख लें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए कहाँ मध्य प्रदेश कहाँ है, यहाँ पे है मध्य प्रदेश, गंगटोक। गंगटोक किसकी राजधानी है, सिक्किम की। तो गंगटोक ये है, यहाँ गंगटोक है। और पुडुचेरी कहाँ है, पौंडीचेरी ये यहाँ पे है। तो ये ऐसे है और ये मध्य प्रदेश में अजय है। तो क्या कौन सी दिशा बनेगी आपको बताना है। जैसे ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो कौन सी दिशा में है, गंगटोक है उत्तर पूर्व में और पुडुचेरी कहाँ है, दक्षिण पूर्व में। तो उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व क्या है हमारा आंसर है। ऑप्शन क्या है हमारा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। दूसरा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व।
तीसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। चौथा ऑप्शन है उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। ये ऐसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये कौन सा है? उत्तर पूर्व है। और ये कौन सा है? ये है दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? मतलब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा छोटा प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं, जो कि दूसरी जगह से आते हैं हमारे यहाँ, कुछ टाइम किसी मौसम, विशेष मौसम में आते हैं, रहते हैं और फिर चले जाते हैं। तो वो कहाँ से आते हैं? वो उत्तरी ध्रुव से आते हैं हमारे यहाँ, कुछ दिन रहते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। जैसे मौसम चेंज होगा फिर वो क्या करेंगे? यहाँ से चले जाएंगे। पहला ऑप्शन है हमारा सिख पर बत्तख, पिन टेल डक जिसे कहते हैं, छोटी मस्क्यूलरी ऑस्प्रे जिसको कहते हैं, या तीसरा ऑप्शन है हंसावर फ्लेमिंगो, चौथा ऑप्शन है छोटी जलरंग या स्टिंट जिसको बोलते हैं। तो हम कौन सा ऐसा पक्षी है जो प्रवास के लिए हमारे देश में आता है? कहाँ से? उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से। कौन सा है वो? छोटी जलरंग या स्टिंट जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन कौन से हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने वहां से इटालियन चीज पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक सुरक्षित रखने और मतलब कौन सी चीज को मतलब कौन सी तकनीक है जो चीज यानी पनीर को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है? रॉनी है, उसने क्या कहा? वो इटली से भारत आ रहा है। तो उसके जो दोस्त यहाँ पे इंडिया में रहते हैं उन्होंने उससे कहा कि तुम वहां से इटली से क्या करना कि हमारे लिए पनीर ले आना। तो अब पनीर को वो कैसे इतनी दूर से वो कैसे ले आए कि पनीर जो है वो सुरक्षित रहे? तो पहला ऑप्शन है हमारा डिब्बा बंद, दूसरा ऑप्शन है निर्जलीकरण, तीसरा ऑप्शन है लवण या सॉल्टिंग, चौथा ऑप्शन है निर्वात पैकिंग। डिब्बा बंद में क्या होता है कि डिब्बा बंद में किसी चीज को हम पहले उसको एक विशेष ताप पर उसको गर्म करने के बाद डिब्बे में बंद करते हैं। जैसे आप लोग अचार है, अचार को क्या किया जाता है कि उसको तेल मसाला लगाने के बाद हम कुछ देर उसको धूप में रखते हैं, फिर हम उसको डिब्बा बंद करके रखते हैं। तो पनीर के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। पनीर को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? पनीर खराब हो जाएगी। निर्जलीकरण मतलब कि उसका पूरा जल निकाल लिया जाए। पनीर में अगर आप जल निकाल देंगे तो उसका कोई स्वाद नहीं रह जाएगा। तो ये निर्जलीकरण भी पनीर लाने के लिए या रखने के लिए सुरक्षित नहीं है। मतलब पनीर का संरक्षण करने के लिए ये निर्जलीकरण तकनीकी सही नहीं है। और सॉल्टिंग या लवण मतलब नमक डाल के भी चीज़ों को बहुत लंबे समय तक आप सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि जो अचार होते हैं उसमें क्या होता है थोड़ा सा नमक तेज डाला जाता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाला जाता है। तो इससे क्या होता है कि अचार जो है वो लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन अगर आप पनीर में नमक डाल देंगे तो क्या होगा? उसका स्वाद खराब हो जाएगा। आप किसी ऐसी चीज़ में नहीं डाल पाएंगे जिसमें आप नमक नहीं डालते, क्योंकि पनीर तो बहुत सी चीज़ों में हम डाल के खाते हैं। तो क्या है, सॉल्टिंग भी अच्छी टेक्निक नहीं है। लेकिन निर्वात पैकिंग मतलब कि उसके हवा उसको निकाल दीजिए और उसमें पैक करके आप रखिए, तो पनीर क्या रहेगी? पनीर जो है वो सुरक्षित रहेगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 4। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।